जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीजी क्लासेज में पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, राजस्थान का इतिहास चल रहा है और राजस्थान इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बूंदी किसान आंदोलन। इससे पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और शेखावाटी किसान आंदोलन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपने देख ली होगी, और नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासों को आप देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। एक तो बूंदी किसान आंदोलन को ही हम हाड़ौती किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये इसका उपनाम हो गया हाड़ौती। हाड़ौती किसान आंदोलन कह दो, या फिर इसे बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। कौन सा आंदोलन कहते हैं? बरड़ किसान आंदोलन। ओके, बूंदी किसान आंदोलन उपनाम हो गया हाड़ौती किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन। हाड़ौती क्योंकि कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसे हाड़ौती के नाम से जानते हैं, इस कारण हाड़ौती किसान आंदोलन हो गया। और बरड़ क्षेत्र, यहाँ ये जो बूंदी किसान आंदोलन है इसकी जो शुरुआत होती है, यानी इसका जो आगाज होता है, श्री गणेश होता है, वो बरड़ क्षेत्र से होता है। बरड़ क्षेत्र बूंदी का एक क्षेत्र है, स्थान है, इस कारण से इसको बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इसमें बूंदी किसान आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण पूछे जाते हैं। तो कारणों में आप सब जानते हो, कारण यानी जिस प्रकार से तत्कालीन समय में सामंत और जागीरदारों के द्वारा किसानों का निरंतर शोषण किया जा रहा था, विभिन्न प्रकार की लागबाग उनके ऊपर लगाई जा रही थी, किसान उनसे त्रस्त थे, और इसी कारण से वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया, बड़ा रूप ले लिया और आंदोलन के रूप में वो उभर करके सामने आया। ठीक है, तो इसके लिए हम देखें तत्कालीन समय में किसानों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कर यानी टैक्स लगे हुए थे। जैसे हम बात करें यहाँ इस किसान आंदोलन की, तो यहाँ पर भी अधिक भू राजस्व एक तो कारण है, अधिक भू राजस्व, अत्यधिक भू राजस्व, एक तो ये हो गया। इसके अलावा लाटा और कूता, ये आपने सुना होगा, लाटा कूता, पिछले आंदोलनों में भी हमने इसकी चर्चा की थी, ये लगे हुए थे। और हुआ ये इस समय यानी 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ। और उस विश्व युद्ध के बाद में, विश्व युद्ध के तुरंत बाद में जितने भी सामंत या जागीरदार थे उन्होंने किसानों के ऊपर नया टैक्स लगा दिया, जिसे कहते हैं युद्ध कर। कौन सा कर? युद्ध कर। ये सारे कारण लगभग सभी किसान आंदोलनों में ये देखने को मिल सकते हैं, है ना। लेकिन इस किसान आंदोलन में विशेष क्या था, यानी कौन सा कर ऐसा था जिसका ज़्यादा विरोध हुआ? तो वो कर है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे था भ्रष्टाचार ज़्यादा। कारण क्या था? मेन मुख्य कारण जो है वो है भ्रष्टाचार। यानी बूंदी के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, चरम पे था। इस कारण किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के टैक्सों से हाथ थे, और साथ में ये भ्रष्टाचार। किसानों ने आंदोलन करने की सोची, प्लानिंग बनाई, है ना, और धीरे धीरे करके ये आंदोलन का रूप ले लेता है। इसमें एक प्रश्न तो ये बनेगा कि यहाँ पर कितनी प्रकार की लागबाग थी। तो यहाँ याद रखना है 25 प्रकार की लागबाग यहाँ पे किसानों के ऊपर लगी हुई थी। कितने प्रकार की? 25 प्रकार की लागबाग। ओके, जैसा बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने देखा, वहाँ पे किसानों के ऊपर 84 प्रकार की लागबाग थी, यहाँ पे 25 प्रकार की लागबाग। एक प्रश्न ये बनेगा कि बूंदी किसान आंदोलन जो है उसकी शुरुआत होती है बरड़ क्षेत्र से। कहाँ से होती है? बरड़ क्षेत्र से, बरड़ क्षेत्र से। ओके, और बरड़ क्षेत्र में यानी इस आंदोलन के अंदर सबसे ज़्यादा भागीदारी किसी जाति ने निभाई, तो वो है गुर्जर जाति। कौन सी है? गुर्जर जाति। ठीक है, तो गुर्जर जाति के लोग हैं
वो इस किसान आंदोलन से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थी। बर्ड क्षेत्र जो है वहाँ पे गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र एरिया था, इस कारण से यहाँ पे इस किसान आंदोलन का आगाज होता है और गुर्जर जाति के लोग यहाँ इस किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई थे। क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं कि ये किसान आंदोलन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ा। ये किसान आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ा। देखिए 1920 की घटना है, 1920 की है ना। 1920 ईस्वी के अंदर यहाँ के जो किसान हैं, ये जो बूंदी है यहाँ के किसान, या विशेष तौर पे हम बात करें बर्ड के आसपास के जो किसान थे, उन्होंने 10-20 की मात्रा में या 150 की मात्रा में किसान एकत्रित हो जाते हैं, आपस में विचार विमर्श किया कि जैसे बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, जैसे बिंगू के अंदर आंदोलन चल रहा है ना, शेखावाटी में आंदोलन चल रहा है, तो क्यों ना हमारे यहाँ से भी आंदोलन प्रारंभ किया जाए और हमारे ऊपर जो ये टैक्सेस वगैरह लगी हुई हैं या विभिन्न प्रकार से हमें परेशान किया जा रहा है इनके द्वारा, जागीरदार के द्वारा या सामंत के द्वारा, तो क्यों ना हमें इनसे कुछ राहत मिल सके, ऐसा कोई इनका यानी समाधान निकालना चाहिए। इसके लिए लोग एकत्रित होते हैं, आपस में विचार विमर्श किया और अंत में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें चलना चाहिए बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास जी के पास में। तो ऐसा सोचकर कि ये लोग सारे चले जाते हैं कहाँ पे, साधु सीताराम के पास। कहाँ पे चले जाते हैं? सीताराम के पास। ओके, साधु सीताराम दास के पास में क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। अब साधु सीताराम दास के पास पहुंच गए, उनके सामने जाकर के अपनी समस्याएं रखी और उनको कहा कि आप हमारी ये जो समस्या है इसका समाधान कीजिए, इसका हमें कोई मार्गदर्शन दीजिए, सुझाव दीजिए, ताकि हम भी अपने क्षेत्र में किसानों की जो समस्याएं हैं इनसे हम निदान पा सकें, किसी भी प्रकार से आंदोलन प्रारंभ करना चाहते हैं। तो साधु सीताराम दास ने कहा भाई ये कौन सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन प्रारंभ कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आंदोलन जो करना है वो एक रणनीति के तहत करना है ताकि सफलता मिल सके, आगे हम इस आंदोलन को ले जा सकें। कहा कि आप परामर्श दीजिए हमें, हम करेंगे समाधान, जो भी आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो साधु सीताराम दास ने कहा कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ यानी बिजोलिया के अंदर जब किसान आंदोलन हमने प्रारंभ किया तो हमने सबसे पहले एक बोर्ड का गठन किया जिसे ऊपरमाल बोर्ड के नाम से जानते हैं। पहले हमने बोर्ड का गठन किया, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया और उस बोर्ड के माध्यम से हम आपस में बैठते, विचार विमर्श करते और आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति हमने तैयार की, रूपरेखा बनाई। इसी प्रकार से आपको कोई पंचायत, कोई कमेटी, किसी संगठन का निर्माण करना पड़ेगा ताकि हम अपने जो आंदोलन है उसकी रणनीति को आगे ले जा सकें, कामयाब हो सकें। यहाँ के किसानों ने कहा ठीक है, करेंगे ऐसा ही। और साधु सीताराम दास के कहने पर यानी उनके नेतृत्व में इन्होंने एक किसान पंचायत का गठन कर दिया। 1920 के अंदर ही, 1920 के अंदर ही एक किसान पंचायत की शुरुआत कर दी जिसे कहते हैं डाबी किसान पंचायत। डाबी जो क्षेत्र है ये इस किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र है। डाबी बार बार प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से, डाबी हत्याकांड क्या है, डाबी कांड किससे रिलेटेड है, हम बात करेंगे आगे। तो डाबी किसान पंचायत का गठन किया, किसका किया? डाबी पंचायत, किसान पंचायत का। ओके, अब डाबी किसान पंचायत का गठन कर दिया, कहा कि भी इसका अध्यक्ष भी बनना चाहिए, तो इसमें अध्यक्ष बना दिया एक हरला नामक व्यक्ति था। क्या नाम था? हरला, और आगे लगा हुआ था इसके भड़क, ये पूरा नाम है हरला भड़क। कहा हरला नामक भड़क है, इसको हम क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे। तो इसको अध्यक्ष बना दिया जाए। कहा कि क्यों बना रहे हो हरला नामक भड़क को ही अध्यक्ष? भी हरला भड़क है, इनका नाम में ही भड़क है, ये भड़क उठेंगे नहीं बनाएंगे तो अध्यक्ष, तो इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है ना, ऐसी कोई बात नहीं, इनका नाम ही है हरला भड़क। ओके, तो डाबी किसान पंचायत का गठन किया, हरला भड़क को इनका अध्यक्ष बनाया। ये घटना है 1920 की, 1920 की। अब यहाँ के जो किसान हैं
वो इस कमेटी के माध्यम से, इस पंचायत के माध्यम से एकत्रित होने लगे और अपनी जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाने लगे। साल 2 साल चलता रहा प्रक्रम। इसके बाद में 1922 के अंदर, 1922 के अंदर, 1922 ईस्वी में ये जो डाबी किसान पंचायत है, इसमें संगठन ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ने लगे और अपनी समस्याएं थी उनको रखने लगे, आगे की रणनीति तैयार करने लगे। डाबी किसान पंचायत के द्वारा निर्णय लिया गया कि हमारे यहाँ पर जो समस्याएं हैं, हमें किसानों की जो समस्याएं हैं, ये तो हमारी मेन समस्याएं ही हैं, यानी मुख्य समस्याएं तो हमारे किसानों के साथ में जो हो रहा है ये तो हैं। इसके अलावा हमें समाज के अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि समाज के अंदर सुधार करेंगे, लोगों से हमारा जुड़ाव होगा, समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो हम ये जो जमींदार जागीरदार या फिर आपके सामंत वगैरह हैं, इनसे तो हम निपट लेंगे। ठीक है, तो इनका एक मुद्दा तो किसानों से संबंधित था, और दूसरा मुद्दा, मुख्य जो मुद्दा था इनका, ये था समाज सुधार। क्या था? समाज सुधार, सामाजिक सुधार का मुद्दा था। अब सामाजिक सुधार क्या है? तात्कालीन समय में समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त थी, है ना, तो इन्होंने उनको सुधारने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने एक निर्णय लिया कि हमें यहाँ पे अपने क्षेत्र में पूर्णतः शराब जो है इस पे पाबंदी लगानी पड़ेगी, शराबबंदी का, यानी ना तो शराब बेची जाएगी, ना शराब पी जाएगी, पीने वालों को और बेचने वालों को सबको पाबंद कर दिया, ये काम किया जाएगा। एक ओके, तो शराबबंदी पहला काम। इसके बाद में जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना है, यानी स्वदेशी का इस्तेमाल, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल, है ना, स्वदेशी अपनाना, ये लिख देता हूँ, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। विदेशी वस्तुएं जो हैं उनका क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? बहिष्कार। किसका करेंगे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। किसका? विदेशी वस्तुओं का। ओके, डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, किसका बहिष्कार करेंगे? विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का। कहा कि विदेशी वस्तुएं हैं, इनका बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, शराबबंदी, इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं इनको हम समाप्त करेंगे। ओके, इसके अलावा जैसे खादी, खादी जो है, इसको, खादी को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, यानी खादी जो है इसको हम बढ़ावा देंगे, है ना, गांधी जी के कदम चिन्हों पे चलेंगे। तो इन सब का, यानी ये सारे सामाजिक सुधार से रिलेटेड कार्य थे। और एक मुख्य मुद्दा इनका था, इन्होंने यहाँ पे निर्णय किया कि हमारे यहाँ पर, यानी जो अंग्रेजों की द्वारा जो न्यायालय बनाए गए हैं, इन न्यायालयों को हमें क्या करना है? बहिष्कार करना है। यानी जो सरकारी कार्य न्यायालय बने हुए थे, कैसे न्यायालय बने हुए थे? सरकारी न्यायालय। कैसे न्यायालय? सरकारी न्यायालय। इन सरकारी न्यायालयों का क्या करेंगे? सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, बहिष्कार। सरकारी न्यायालयों का क्या करेंगे? बहिष्कार। अब बाकी की तो बातें सही हैं, शराबबंदी कर सकते हैं क्योंकि अपने खुद के हाथ में, स्वदेशी अपना लेंगे, बहिष्कार कर देंगे विदेशी वस्तुओं का, खादी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा, सारे मुद्दे अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, मुद्दा ये भी अच्छा है, लेकिन लोगों के जहान में आया, जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे उनके दिमाग में आया कि भाई आप सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे तो हमें न्याय कहाँ से मिलेंगे, हम अपनी अपील रखेंगे कहाँ। तो जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने सुझाव दिया कि ये जो सरकारी न्यायालय हैं, इन सरकारी न्यायालयों का तो हम क्या करेंगे? पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, और हम अपने ही न्यायालय स्थापित करेंगे जहाँ पर अपने मुद्दे रखे जाएंगे, जहाँ पे अपनी न्याय से संबंधित बातें होंगी। तो कहा ये कैसे होगा? तो यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग थे कमेटी के, उन्होंने निर्णय किया कि हम किसान पंचायतें गठित करेंगे। जैसे हमने डाबी किसान पंचायत गठित कर रखी है, ऐसे ही क्षेत्र वाइज क्या करेंगे? किसान पंचायतों का गठन करेंगे। किसान पंचायतों का क्या करेंगे? गठन करेंगे। ठीक है, किसान पंचायतों का गठन करेंगे, और इसी किसान पंचायतों के गठन के फलस्वरूप
इन्होंने यहाँ पे 4 किसान पंचायतें भी गठित कर दी। ठीक है, कितनी किसान पंचायतें गठित कर दी? 4। जैसे कौन कौन सी हुई? एक तो हमने देख ली पहले डाबी किसान पंचायत, एक तो होगी डाबी किसान पंचायत। ओके, डाबी किसान पंचायत होगी। इसके अलावा दूसरी इन्होंने की बरुंगन, कौन सी? बरुंगन किसान पंचायत। तीसरी इन्होंने कर दी बरड़ किसान पंचायत, कौन सी? बरड़ किसान पंचायत। ये लो, है ना, डाबी किसान पंचायत, बरुंगन किसान पंचायत, बरड़ किसान पंचायत और गरदड़ा किसान पंचायत। 4 नंबर पे याद रखना है गरदड़ा। कैसी? गरदड़ा। कौन सी किसान पंचायत है? गरदड़ा। नाम चारों किसान पंचायतें गठित कर दी। चारों किसान पंचायतों के गठन के बाद में अब ये एक कांड होता है जिसे डाबी हत्याकांड के नाम से या डाबी कांड के नाम से जानते हैं। डाबी नामक स्थान के ऊपर, डाबी नामक स्थान है कहाँ पे? बूंदी में। डाबी कांड। अब देखिए इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है। डाबी कांड क्या है? ये डाबी कांड, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। डाबी कांड यानी डाबी नामक स्थान जो बूंदी के अंदर है, यहाँ पर 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1923 को 2 अप्रैल 1923 को यहाँ पर किसानों का एक सम्मेलन आयोजित होता है, जिसका नेतृत्व कर रहे थे, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला भी पूछा जाए तो नाम याद रखना है। इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में 2 अप्रैल 1923 को डाबी नामक स्थान के ऊपर किसानों का एक सम्मेलन हो रहा था। इस सम्मेलन में बहुत ज़्यादा संख्या में किसान एकत्रित हुए। ब्रिटिश अधिकारियों को ये पता चला कि डाबी नामक स्थान पर किसानों का बड़ा सम्मेलन हो रहा है, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने एक पुलिस ऑफिसर हैं जिनका नाम है इकमाराम हुसैन। इकमाराम हुसैन। इस इकमाराम हुसैन नामक पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, पुलिस ऑफिसर है ना, पुलिस ऑफिसर, पीओ पॉलिटिकल ऑफिसर मत मान लेना, है ना, पुलिस ऑफिसर इकमाराम हुसैन पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारी को यहाँ पर भेजा जाता है, दल बल के साथ में, पुलिस फोर्स के साथ में यहाँ भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर किसान अपनी सम्मेलन को जारी रख रखे थे। 2 किसान हैं जिनका नाम, एक का नाम है नानक जी भील। क्या नाम है? नानक जी भील। और दूसरे का नाम है देवीलाल गुर्जर। देवीलाल गुर्जर। ये दोनों किसान, नानक जी भील झंडा गायन कर रहे थे और देवीलाल गुर्जर इनका साथ दे रहे थे। दोनों के ऊपर इकमाराम हुसैन जो पुलिस अधिकारी था, इसने गोली चला दी। क्या चला दी? गोली। और ये दोनों के दोनों किसान हैं, वो इस डाबी कांड के अंदर शहीद हो जाते हैं। डाबी कांड के अंदर शहीद हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि डाबी कांड किस किसान आंदोलन से रिलेटेड है? बूंदी किसान आंदोलन से। कब हुआ? ये घटना कब की है? 2 अप्रैल 1923 की। नेतृत्व कौन कर रहे थे? पंडित नैनूराम शर्मा, जो बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। पुलिस अधिकारी इकमाराम हुसैन। शहीद होने वाले किसान कौन कौन थे? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। और ये दोनों झंडा गायन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? झंडा गायन। झंडा गायन करते समय कौन कौन से किसान शहीद हुए? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। ओके, दोनों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। दोनों शहीद हो जाते हैं। इस डाबी कांड की जांच करने के लिए राजस्थान सेवा संघ के सदस्य,
राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ जो इसमें जितने भी किसान आंदोलन हुए उनके अंदर इसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही। इस राजस्थान सेवा संघ के जो सचिव हैं उन्होंने 2 सदस्यों को यहाँ इस डाबी कांड की जांच करने के लिए भेजा। नाम याद रखना है, एक का तो नाम है राम नारायण चौधरी। क्या नाम है? राम नारायण और ये क्या है? चौधरी जी, राम नारायण चौधरी एक। दूसरे का नाम है सत्य भक्त। कैसे भक्त हैं? सत्य भक्त हैं। इन दोनों को जांच के लिए भेजा जाता है। दोनों जांच रिपोर्ट राजस्थान सेवा संघ को सौंपते हैं। राजस्थान सेवा संघ ने इसकी कड़ी आलोचना की डाबी कांड की। जितने भी मैगजीन्स न्यूज़पेपर वगैरह निकलते थे राजस्थान सेवा संघ से, उन सब के अंदर इसकी कड़ी भर्त्सना की, आंदोलन की निंदा की गई और पूरे राष्ट्र में इस आंदोलन को यानी इसकी भर्त्सना की गई, इसका प्रचार किया गया। ओके, तो ये रामनारायण चौधरी और सत्य भक्त इस राजस्थान सेवा संघ की ओर से इस डाबी कांड की जांच करने के लिए आए थे। इनके अलावा एक और फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, क्या नाम है? माणिक्यलाल और ये क्या है? वर्मा जी। माणिक्यलाल वर्मा जी हैं। माणिक्यलाल वर्मा जिन्हें गीत गाने का ज़्यादा शौक है। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने पंछीड़ा गीत गाया था, लेकिन यहाँ पर एक गीत गाया है जिसका नाम है अर्जी। अर्जी नामक गीत यानी राजस्थान सेवा संघ की जो पत्रिकाएं थी उनके माध्यम से, अर्जी गीत के माध्यम से इस आंदोलन की कड़ी भर्त्सना की गई। अर्जी नामक जो गीत लिखा गया है वो नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर की याद में लिखा गया। ओके, ये अच्छे से याद रखना है। माणिक्यलाल वर्मा कि कौन सा गीत लिखा? अर्जी। और बिजोलिया का किसान आंदोलन में कौन सा लिखा था? पंछीड़ा। कड़ी आलोचना की गई, पूरे देश में इसकी आलोचना हुई। 1923 की ये घटना है। आंदोलन धीरे धीरे डाउन होता गया। 1923 से 1926 तक आंदोलन चलता रहा। 1926 में आपको पता होगा, यानी 1923 में विजय सिंह पथिक है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते करते इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1926-27 में इनको रिहा कर दिया। 1926-27 में जब ये बाहर निकले तो उसके बाद से राजस्थान सेवा संघ है उसके सदस्यों से इनकी यानी विजय सिंह पथिक की थोड़ी खींचातान हो गई, अनबन रही, जिसके कारण ये राजस्थान सेवा संघ है ये भी डाउन हो गया और बूंदी किसान आंदोलन तो पूरी तरह से समाप्ति ही हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।